ये जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है इसको तभी यूज करेंगे जब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, समरूप हो। इस तरीके की हमारे पास द्विध्रुवता, अपन इसको बीच में से मोड़ दे। क्लियर बात? कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक कौन थीटा बनेगा, वो m sin थीटा बटा 2 और बटा थीटा बटा 2 आ जाएगा। हमको याद रखना बेटा जी, यहाँ से सीधे ही सवाल पूछ लिया जाता है। तैयारी इतनी अच्छे से कीजिए कि भाई साहब फॉर्मूले सारे याद रहे, आत्मविश्वास अपने आप बनेगा, सवाल अपने आप लगेंगे। बार बार कह रहा हूं कि माइंड मैप के कॉन्सेप्ट को समझिए। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मौज मस्ती से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा मैं दिनेश जाट आज फिर से तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूं और आज हमारी मुलाकात में हम डिस्कस करने वाले हैं चुंबकत्व तथा पदार्थ के बारे में कि एक्चुअली में क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, किस तरीके के चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा जी कि एक समान, देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा है कि एक समतल बंद धारावाही परिपथ में n घेरे हैं तथा प्रति घेरे का क्षेत्रफल a है तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसे जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह कोई परिणामी बल अनुभव नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि इस पर कोई परिणामी बल अनुभव नहीं करता। इसको बाद में अपन देखेंगे कि किस तरीके से आया है ये, परंतु एक बलाघूर्ण अनुभव करता है जिसे अपन टॉर्क बराबर एन आई ए क्रॉस बी वेक्टर, टॉर्क बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे। ए यहाँ पर क्षेत्रफल है, बी यहाँ पर समरूप चुंबकीय क्षेत्रफल है तथा एम चुंबकीय आघूर्ण को दिखाता है। इसको जब अपन थोड़ी देर बाद में जब द्विध्रुव को पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे बहुत अच्छे से कि किस तरीके से हम स्थिर वैद्युतिकी जो पढ़े थे उससे रिलेट करके यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर इस व्यंजक को केवल तभी प्रयोग करते हैं जब बी समरूप हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। हम ये जो व्यंजक है, ये जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है, इसको तभी यूज करेंगे जब हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, समरूप हो। अन्यथा अवकलन विधि द्वारा अपन इसको काम में लेंगे। क्लियर बात? जो हमने क्लास में पढ़ा है अवकलन विधि द्वारा कैसे सोल्व करते हैं, वो हमारा तरीका रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारे पास में एक चल कुंडली धारामापी होता है। उसमें अगर विद्युत धारा की बात करें तो K बटा एन ए बी गुणा थीटा, यहां से एन आई ए बी बराबर K थीटा हो जाएगा। K यहां पर तार का प्रत्यास्थ एंठन नियतांक है जिसमें I बराबर C थीटा और C बराबर K बटा एन ए बी। यहाँ पर ये जो C है बेटा जी, ये गैल्वेनोमीटर नियतांक है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर नियतांक है। अब चुंबकीय द्विध्रुव की बात करते हैं। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव की बात करें तो हमें कुछ इस तरीके का द्विध्रुव दिखाई देता है। क्लियर बात? अब यहां पर अपन सिंपल सी बात करें, जैसे हमने आवेशों का द्विध्रुव पढ़ा था, उसका मतलब क्या था कि जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत नजदीक रखे जाते हैं तो वो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है जिसमें एक साउथ पोल होता है तो दूसरा नॉर्थ पोल होता है। क्लियर बात? यहां से इनके बीच में अगर हम बात करें तो ये जो M है बेटा जी, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाता है जिसकी दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो बेटा ये M सदिश बराबर स्मॉल m गुणा L होता है, जहां पर ये स्मॉल m ध्रुव सामर्थ्य को बताता है। इन ध्रुवों की सामर्थ्यता क्या है, और ये जो m है ध्रुव सामर्थ्य है बेटा, ये जो हमें चुंबक दी गई है बेटा जी, ये जो द्विध्रुव दिया गया है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर बात? और बाकी किसी बात पर निर्भर नहीं करता है। बाकी इकाई की बात करें तो ये इकाई दी गई है, हमें इस बात का पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ये कुछ इस तरीके से अपन कुछ एग्जांपल कर रहे हैं कि जैसे अभी तो हमें दिया गया कि ये इस तरीके का द्विध्रुव है, इसके बीच में द्विध्रुव आघूर्ण ये कुछ m इंटू एल आ जाएगा। यदि मान लो कि इसकी शेप बदल दे, इस तरीके की हमारे पास द्विध्रुव, तो अपन इसको बीच में से मोड़ दे। क्लियर बात? कुछ इस तरीके से। तो यहां पर एक कोण थीटा बनेगा। अब इस कोण को थीटा बनते ही अपन क्या बोलेंगे कि हमें ये जो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो m sin थीटा बटा 2 और बटा थीटा बटा 2 आ जाएगा। हमको याद रखना बेटा जी, यहां से सीधे ही सवाल पूछ लिया जाता है। फिर बात करें कि मान लो कि इस तरीके से हमारे पास में दो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये दो चुंबकीय द्विध्रुव है, एक ऐसे एक ऐसे। तो इसका ये जो आघूर्ण है M1 इधर की तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इसका आघूर्ण M2 दिया गया है। तो किस तरीके से हम परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, तो बेटा ये जो M नेट आता है ये अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कोस थीटा, क्योंकि ये सदिश राशि है तो जिस तरीके से सदिश योग होता है
बिल्कुल उसी तरीके से हम इनका परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। बात क्लियर है? अब यहां देखें तो इसको अपन एक बार बाद में करेंगे, पहले ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग की बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग का मतलब अपन स्थिर विद्युत में जैसे पढ़ते थे द्विध्रुव आघूर्ण को, जो इस चार्जों की वजह से, आवेशों की वजह से देखे थे, एकदम से जैसा वहां पर खेल चलता है बेटा, वैसा का वैसा खेल यहां पर चलता है। कैसे? देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, तो यहां मैं बात करूं तो पहले बात करते हैं अपन स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में क्या होता है, इस बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू होता है और दूसरा होता है माइनस क्यू, और इनके बीच की जो दूरी होती है बेटा ये एल बहुत कम होती है। तो ये क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्लियर बात? तो इनकी जो हम बात कर रहे थे कि भाई साहब अगर इसके आघूर्ण की दिशा की बात करें, जिसको अपन पी से लिखते थे, द्विध्रुव आघूर्ण को पी से अपन लिखते थे आवेशों के बीच में, उसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती थी। क्लियर बात ये तो। और ये कितना आता था हमारे पास में, हम बोलते थे कि कोई भी एक आवेश और इनके बीच की दूरी, इस तरीके से अपन लिखते थे। ऐसे ही हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी अपन लिखेंगे, बस वहां पर अपने को आवेश की जगह उसकी ध्रुव सामर्थ्यता लिखनी है। यहां अपन क्या मानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या ले जाएंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में हम रखेंगे Q की जगह ले लेंगे M। Q की जगह क्या ले लेंगे, M ले लेंगे, जो कि ध्रुव सामर्थ्यता है, और L की जगह D ले लेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ध्रुवों के बीच की दूरी, ध्रुवों के बीच की दूरी। बात क्लियर है? फिर जैसे अपन यहां पर कि हमारे पास में ये द्विध्रुव है, जिसमें माइनस क्यू, ये प्लस क्यू था हमारे पास में, तो ये जो रेखा थी इसको अपन बोलते थे अक्ष, और यहां से ये जो रेखा आती थी इसको बोलते थे बेटा क्या, अपन इक्वेटर। क्लियर बात? इसको अपन बोलते थे इक्वेटर। क्लियर बात? तो यहां अगर देखें तो हमें चुंबकीय क्षेत्र, ये जो आवेश दिए गए, आवेश की वजह से जो द्विध्रुव आघूर्ण है बेटा, इसकी जो दिशा है वो हम क्या बोलते थे, ये दिशा हमें मिली है। क्लियर बात? इस वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही आती थी। क्लियर बात? लेकिन इक्वेटर पर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर दिखाई देती थी। बात क्लियर? मतलब अक्षों पर द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है, जबकि अगर अपन बात करें इक्वेटर पर तो हमें यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो आघूर्ण है और ये विद्युत क्षेत्र है, ये विपरीत दिशाओं में है। क्लियर बात? फिर इनके हमने फॉर्मूले निकाल लिए थे। एग्जैक्टली ऐसे कि ऐसे हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, यहां पर बिल्कुल जो वहां चला था वही का वही यहां पर भी होगा। अब जैसे यहां पर हमने अभी देखा कि ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, देखिए चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो m गुणा l, हमने देखा कि l इसकी लंबाई है इनके बीच में, ये l इनकी लंबाई है, और m यहां पर हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है, और स्मॉल m हमने क्या ले लिया, ध्रुव सामर्थ्य ले लिया। बिल्कुल जैसा खेल वहां पर करते थे परिणामी का, वैसा का वैसा यहां पर भी रहा है। आगे भी सारी चीजें वैसे ही है, कि जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि माइनस से प्लस के बीच में ये आवेशों के बीच का द्विध्रुव आघूर्ण था, तो हमें यहां से ये मिल जाएगा। देखिए क्या, चुंबकों की वजह से चुंबकीय आघूर्ण ये इतना मिल चुका है। फिर बल की बात करते थे, कूलाम साहब ने बोला था कि Q1 और Q2 इनके बीच की दूरी r है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो ये हमारे पास में स्थिर विद्युत की बल था। लेकिन इनके बीच में चुंबकीय बल की बात करें तो ये आ गया हमारे पास में चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई। बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाएगा, म्यू नॉट। ये हमारे पास में विद्युत पारगम्यता थी और ये हमारे पास में चुंबकीय पारगम्यता हो जाएगी, इतना ही फर्क है। अभी अपन देख लेंगे इनके बीच का फर्क। तो ये हमारे पास में म्यू नॉट बटा 4 पाई Q1 Q2, यहां पर M1 M2 और बटा R स्क्वायर, सिंपल कहानी है। फिर एक्सियल, अक्षों पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, अक्षों पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 m वेक्टर बटा r क्यूब। ऐसा ही वहां पर भी होता था कि अक्ष पर जो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है वही दिशा किसकी होती थी, वही दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की होती थी। तो यहां पर भी हम क्या बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में भी तो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वही द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। लेकिन अगर इक्वेटर पर बात करें तो हमें वहां पर क्या मिला था, अभी अभी देखा, चुंबकीय क्षेत्र और आघूर्ण विपरीत दिशा में थे। एग्जैक्टली यहां पर भी देखो हमें ये मिला इक्वेटर पर, क्या मिला, इक्वेटर पर हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र है और ये हमारे पास में आघूर्ण है,
इसको अपन माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से गुणा करते ही हमें क्या मिल जाएगा, विपरीत दिशा मिल जाएगी। और फिर अक्षों पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इक्वेटर के चुंबकीय क्षेत्र का 2 गुना है और विपरीत दिशा में है। ये माइनस का चिन्ह हमें क्या बताता है, विपरीत दिशा का बोध कराता है हमें, बाकी और कोई बात इसमें नहीं है। तो यहां पर भी कुछ नया नहीं है भैया। अगर तुमने आवेशों की वजह से द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट यहां पर भी है चुंबकीय द्विध्रुव में, बिल्कुल सेम डिट्टो। तो एक चीज पढ़ लीजिए, दूसरी रिलेट कर दीजिए। फिर आगे बात करते हैं, अपन घूर्णन कर रहे हैं आवेश का चुंबकीय आघूर्ण। ये हमारे पास में घूर्णन कर रहे, ये एक आवेश है जो घूर्णन कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ओमेगा इसके पास में कोणीय वेग है। तो यहां से अपन देखेंगे, यहां से हम देखेंगे तो एकदम सिंपल सी कहानी है, यहां से एकदम सिंपल सी कहानी है कि एक समान रूप से घूर्णन कर रही समरूप आवेशित वस्तु के चुंबकीय आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के मध्य अनुपात सदैव नियत रहता है, जो कि चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण और यहाँ पर कोणीय संवेग का अनुपात लिया है, तो ये Q बटा 2m मिला है हमें। इस बात को ध्यान रखें कि ये जो अनुपात है ये हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ये अनुपात हमेशा कैसा रहेगा बेटा, नियत रहेगा। और हमने बोला है कि ये चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है भैया, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात करें तो ये हमने अभी कंपैरिजन देखा है। फिर किसी बिंदु पर विभव, जिस तरीके से हम विभव की गणना करते थे हमारे स्थिर विद्युतिकी में, बिल्कुल वैसे यहां पर भी गणना करेंगे। ये हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव हो गया है, तो ये आ जाएगा v बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई m cos थीटा। क्लियर बात। और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वहां पर हमें क्या मिलता था, v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा आर स्क्वायर, यही मिला था भैया, kp cos थीटा बटा आर स्क्वायर, यही मिला था। वही बदला है हमने, उसी को कंपेयर, तुलना कर लो भैया, एक जगह के फॉर्मूले याद कर लो, दूसरी तुलना करके याद कर लो। क्लियर बात। बलाघूर्ण की बात करें तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे द्विध्रुव होते हैं उनमें हम बात करें तो ये जो बलाघूर्ण है भैया, अगर ये घूमेगा, अगर अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इन पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जबकि घूर्णन की बात करें, बलाघूर्ण की बात करें तो ये m वेक्टर गुणा v वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम mb sin थीटा बोल देंगे, जिसको हम क्या बोल देंगे, mb sin थीटा बोल देंगे, क्योंकि भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट है तो पक्की बात है mb sin थीटा आना ही है। ठीक है। फिर बात करें द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य, द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य तो mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, कि हमने किसी द्विध्रुव को ये हमने लिया इस तरीके से, यदि हम इसको यहां से घुमा दे, ठीक है, इस तरीके से, पहले थीटा 1 था फिर बाद में थीटा 2 हो गया है, तो कितना कार्य मैक्सिमम हमें 0 डिग्री पर मिलेगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर घुमा देंगे, कि ये हमारे पास में साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, अगर इसको घुमा के ऐसे ले आए यहां, तो यहां से यहां तक घुमाने में जो कार्य है वो अधिकतम करना पड़ेगा। फिर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये आ जाएगी हमारे पास में माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर, थीटा बराबर 0 पर स्थिर साम्य अवस्था आ जाएगी, और थीटा बराबर 180 डिग्री पर क्या आएगी बेटा जी, अस्थिर साम्य अवस्था आएगी, जिसको हमें ध्यान रखना है। बात क्लियर है। तो ये स्थिर साम्य अवस्था को बताता है और थीटा बराबर 180 डिग्री अस्थिर साम्य अवस्था का ज्ञान कराता है भैया। ये साम्य अवस्था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बात समझ में आती है। तो एकदम सिंपल सी कहानी है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा तुम आवेशों के लिए द्विध्रुव बनाते थे वैसा ही हमें चुंबकों के लिए भी द्विध्रुव बनाना है, और बिल्कुल वैसे के वैसे खेल को करते जाना है। बात क्लियर है। और बेटा देखिए, फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो सवाल लगेंगे, सवाल लगेंगे तो हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो ही जाएगा बेटा। और अभी समय पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का है, अगर अपने आप में आत्मविश्वास अगर भर लोगे तो पूरी कहानी जीत की है। बात समझ में आ रही है। तो तैयारी इतनी अच्छे से कीजिए कि भाई साहब फॉर्मूले सारे याद रहे, आत्मविश्वास अपने आप बनेगा, सवाल अपने आप लगेंगे। बार बार कह रहा हूं कि माइंड मैप के कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ के फॉर्मूले सारे याद कर लीजिए, और फॉर्मूले सारे याद करने के बाद में सवालों को लगाने की कोशिश कीजिए, और इसको क्विक रिवीजन में काम में लीजिए, और अपने आप को एनालिसिस कीजिए। रोज जब भी टेस्ट देते हो तो अपनी गलतियों को पहचानो, टेस्ट देने के बाद में आखिर में गलती क्या करता हूं। भाई गलतियां कितने टाइप की हो सकती है, या तो फॉर्मूला भूल गए हो, क्लियर बात, या तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, कॉन्सेप्ट नहीं चमका। बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, हाँ सर हमसे तो हुआ ही नहीं है, फिर पूछते हैं तुमसे क्या हुआ भैया, कैसे नहीं हुआ है,
बोलते हैं अरे सर क्या हुआ, हमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। अरे भैया जब तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो अगली बार टेस्ट देने जाओ तो इस बात को गांठ बांध लो कि पिछले टेस्ट में मेरे से कॉन्सेप्ट नहीं चमका था, मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट को कंठस्थ करके जाना है। फिर दूसरी गलती की हमें फॉर्मूला नहीं आता था। अरे भैया जब फॉर्मूला नहीं आता है तो पहले ही बैक ऑफ द माइंड चलेगा कि मेरी कमी है, मैं फॉर्मूले बार बार भूल जाता हूं, तो उनको रिवीजन करके जाइए, अच्छे तरीके से दोहराइए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब समय आ चुका है बेटा पूरे जितने अस्त्र शस्त्र हैं उनको काम में लेने का, क्योंकि अभी काम नहीं लेंगे तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे बेटा। तो भयंकर मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, भयंकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, एकदम खेल जमा लीजिए अपना और भयंकर तरीके से बैटिंग कीजिए। अपने को टेस्ट में जीतना है, ये बात समझ में आती है, इसमें सबको हराना है। तो बहुत भयंकर तरीके से पढ़िए, सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हुए। बेटा सीरियस होने का समय आ चुका है, अगर अब सीरियस नहीं होगे तो फिर कब सीरियस होगे। तो सीरियस हो जाइए बेटा और याद रखिए बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए चीजें कि मेरा सिलेक्शन होगा उस दिन मेरे माता पिता कितने खुश होंगे। उस दिन के लिए पढ़िए बेटा, उन सपनों के लिए पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि अरे बहुत सारे मोटिवेशन मिलेंगे तुम्हें, बहुत सारे वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन ध्यान रखिए अपने माता और पिता का हार्डवर्क, जो हार्डवर्क करके हमें पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है मेरे को लगता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन ही वही है। अपने पिताजी की शक्ल देखिए, अपने माताजी की सूरत देखिए और उनकी तरफ देखो, हमेशा वो अपने आंखों में रहने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, एक दिन उनको बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करूंगा, मैं मेरे गांव का पहला डॉक्टर बनूंगा, मेरे परिवार का पहला डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बन के देश सेवा करूंगा, समाज सेवा करूंगा और नाम कमाऊंगा बहुत ज्यादा, और मेरे पिताजी और माताजी बहुत गर्व के साथ घूमेंगे, मेरा छोरा डॉक्टर है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए और प्रॉपर मोटिवेशन के साथ पढ़ते चलिए बेटा जी, हमारा खेल जरूर बनेगा। बात समझ में आती है? तो आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करें तो हमारे पास में है गाउस का नियम। तो गाउस का नियम हमें आवेशों के लिए क्या कहता था? आवेशों के लिए क्या कहता था बेटा कि किसी बंद पृष्ठ के लिए निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमें फ्लक्स के बारे में बताएगी, तो क्या होता था, बंद सतह के लिए आने वाला फ्लक्स बराबर जाने वाला फ्लक्स बराबर, मतलब कितना मिलता था, जीरो मिलता था। ऐसा यहां पर भी है, किसी बंद सतह का चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये हमने बंद सतह के लिए चेक किया है बेटा जी, हमें पता होना चाहिए इस बात का, है ना। तो बंद सतह का वहां पर भी हमें क्या मिलता था, ई वेक्टर डॉट डी, कुछ इस तरीके से अपन बोलते थे, क्योंकि जितनी क्षेत्र रेखाएं अंदर आएगी उतनी क्षेत्र रेखाएं बाहर चली जाती है। बात क्लियर है? तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, सिंपल सी कहानी है, इसको ध्यान रखिए। और हमें ये फ्लक्स क्या बताता है, फ्लक्स की बात करते हैं बेटा। फ्लक्स की अगर बात करें तो ये हमें बताता है किसी किसी सतह से पारित, किसी सतह से पारित कुल चुंबकीय चुंबकीय कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कुल क्षेत्रीय रेखाओं की संख्या ही क्या है, फ्लक्स है बेटा। इसका हमें आइडिया होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए। क्लियर? फिर बात करते हैं आवर्तकाल कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर अपन किसी चुंबक को पटक देते हैं, द्विध्रुव को पटक देते हैं और वो घूर्णन करने लगता है, तो उसके आवर्तकाल की बात करें तो ये है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटा एम बी। आई यहाँ पर है जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि द्रव्यमान आ जाता है तो जड़त्व आघूर्ण तो आएगा ही आएगा जब घूर्णन होगा। तो बात समझ में आती है? फिर आगे बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इंपॉर्टेंट है अगेन, ये भी एग्जैक्टली वैसे ही चलती है बेटा जी जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल वैसे की वैसे ही होती है बाबा, इसमें कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा हमको। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखिए साउथ पोल के यहां से अगर मैं देखूं, नॉर्थ पोल से क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, नॉर्थ पोल से क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, बात क्लियर है। और साउथ पोल के नजदीक आ रही है, देखिए साउथ पोल से साउथ पोल के नजदीक आ रही है। क्लियर बात? उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दो चीजें होती है हमारे पास में, ये हमारे पास में हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और ये हो गया है दक्षिणी ध्रुव, सॉरी ये हो गया है दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया है उत्तरी ध्रुव। क्लियर बात? नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो साउथ पोल के नजदीक आती है, साउथ पोल तक खत्म हो जाती है, कह सकते हैं
कि दक्षिणी ध्रुव से निकलती है, यहां से नॉर्थ पोल से निकलती है, देखिए हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल तक आ जाती है। नॉर्थ पोल का मतलब हो गया हमारे पास में उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती है। यहां से कुछ इस तरीके से ये लगातार लूप बनता रहेगा बेटा जी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है, सतत बंद लूप होता है ये। कैसा होता है ये बंद लूप? सतत। इसका हमें पता होना चाहिए। और किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखिए यहां पर ये जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि हमने इस पर एक बिंदु लिया और इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा हम यहां खींच रहे हैं बेटा जी, ये स्पर्श रेखा हमें इस बिंदु के विद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है, इस बिंदु के विद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है। बात क्लियर है? तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। फिर आगे हम बात करें तो दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। कि अपन कह सकते हैं कि जैसे हम विद्युत क्षेत्र में पढ़ते थे कि जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, जैसे एक तो यहाँ पर E1 है, एक ये E2 है, तो अपन क्या बोलते थे कि यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हैं, इसलिए E1 क्षेत्र जो है वो प्रबल है E2 के मुकाबले। क्लियर बात? ऐसा ही बोलते थे। ऐसा ही यहां पर भी होता है कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता के समानुपाती होती है, प्रबलता के समानुपाती होती है। ये हमें पता होना चाहिए बेटा कि जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी, जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा प्रबल होता है। फिर बात करें क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है बेटा ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करती है तो हमको पता है यहां पर स्पर्श रेखा दो दिशाओं के बारे में बताएगी, तो एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र संभव नहीं है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। फिर आगे बात करें चुंबकत्व या चुंबकत्व गुणधर्म की बात करते हैं कि चुंबक के कौन कौन से गुणधर्म हैं। तो चुंबकीय पारगम्यता हमारे पास में सबसे पहले आता है। पारगम्यता जैसे हमारे पास में विद्युत पारगम्यता एप्सिलॉन नॉट होता था, ऐसे ही यहाँ पर म्यू नॉट है। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर होता है। और यहां से अगर मैं बात करूं सापेक्ष पारगम्यता जो कि बराबर होती है बेटा म्यू एम माध्यम। यहां पर देखें भाई ये पारगम्यता की बात करें तो ये तो किसके लिए है? निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात के लिए। और ये म्यू एम किसके लिए है बेटा? माध्यम के लिए। तो हमको पता है माध्यम की पारगम्यता को यदि अपन निर्वात की पारगम्यता से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो अनुपात है ये हमें सापेक्ष पारगम्यता के बारे में बताता है। ये है सापेक्ष सापेक्ष पारगम्यता, सापेक्ष पारगम्यता। इस बात का हमको अच्छे से तरीका पता होना चाहिए। फिर आगे हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता जो होती है बेटा ये होती है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र बी एक्सटर्नल बटा म्यू नॉट। क्लियर बात? ये म्यू नॉट यहाँ पर हमारे पास में क्या है? पारगम्यता सदिश राशि है और ये इसकी इकाई होती है। फिर आगे हम बात करें तो चुंबकीय संवेदनशीलता या चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय संवेदनशीलता की बात करते हैं जिसको अपन एक्स से लिखते हैं। क्लियर बात? फिर ये होता है I बटा एच की विद्युत धारा बटा हमारे पास में चुंबकीय तीव्रता और म्यू आर माइनस 1। क्लियर बात? यहां से ये एक अदिश राशि होती है बेटा। ये कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है, इकाईहीन होती है और विमाहीन होती है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है। और अचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति की मान क्या होता है? 0 होता है। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारे पास में चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो पैरामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थों की बात करें तो बेटा पैरामैग्नेटिक पदार्थों में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इनमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इन पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें ज्यादातर एक ही दिशा में घूमते रहते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे क्या, लगभग, सभी तो नहीं लेकिन लगभग एक ही दिशा में वो घूमते रहते हैं। इन पदार्थों में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनमें जो चुंबकीय या द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं, देखिए चुंबकीय आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें बेटा, ये कैसा होता है, कैसा होता है, स्थायी होता है। क्लियर। चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर इन पदार्थों का चुंबकत्व खत्म हो जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो इनका चुंबकत्व भी खत्म हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक पदार्थों की कुछ उदाहरण जैसे एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन, मैग्नीज, प्लेटिनम, ये सिर्फ चुंबक का व्यवहार कब दर्शाते हैं, जब इनको अपन किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, अन्यथा ये चुंबक के प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। क्लियर बात। और फिर बात करें क्यूरी, एक साइंटिस्ट है क्यूरी। तो क्यूरी ने क्या बोला था कि ये हमारे पास में चुंबकीय जो प्रवृत्ति है बेटा, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है तापमान के। तो यहां से x1 बटा x2 बराबर T2 बटा T1, और ये अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और हमें, क्योंकि x बराबर अभी हमने लिखा था I बाई h होता है, अगर इसको मैं di बाई dh लिखूंगा तो ये मेरे को इनके बीच की ढाल को बताएगा, जो कि थीटा हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर आगे हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, ये है अगला फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ। कि फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के प्रति मजबूत आकर्षण होता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति मजबूत आकर्षण होता है। और फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र की मदद से स्थायी रूप से चुंबकित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिंदु की फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र, अगर इनको भयंकर से इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत की क्षेत्र में रख देंगे या विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो हमें स्थायी रूप से चुंबकीयता किया जा सकता है, इनको स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। फिर फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी अपने चुंबकीय गुणों को बनाए रखती है। यदि इनमें से, जैसे हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर इन पदार्थों का चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी चुंबकीय चुंबकीय गुणों को बनाए रखने की क्षमता होती है बेटा जी। फिर बात करें इनके कुछ उदाहरणों की बात करें तो लोहा, इस्पात, निकिल और कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक पदार्थों की उदाहरण है। और फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में उच्च संवेदनशीलता होती है। क्लियर। और ये इनके, देखिए उच्च संवेदनशीलता एक से ज्यादा, यहाँ पर म्यू आर की जो वैल्यू ये भी एक से ज्यादा, और ये जो माध्यम में है ये निर्वात से बहुत ज्यादा होता है। फिर बात करें क्यूरी वेस का नियम, साइंटिस्ट है क्यूरी वेस। तो इन्होंने बोला कि C बटा टी माइनस टीसी, जहां पर टी बहुत ज्यादा होता है टीसी से, टीसी को अपन बोलते हैं क्यूरीता। और ये हमारे को इस तरीके का एक ग्राफ दिखाई देगा बेटा जी। तो ये हमारे पास से महत्वपूर्ण बिंदु है, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट ग्राफ ये आ जाता है हिस्टेरिसिस वक्र, जिसमें अपन बात करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की कर्व है। क्लियर बात। ये हमें जो ग्राफ दिखाया गया है ये किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और ये जो अक्ष दी गई है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H का है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड B। बात समझ में आती है। इस तरीके का ग्राफ बनता है जिसमें हमें यहां पर अगर देखें तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स और ये इधर की तरफ। क्लियर। तो यहां पर ये सैचुरेशन पॉइंट को दिखाता है, ये भी सैचुरेशन पॉइंट है। और ये हमें फ्लक्स की बात करें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये फ्लक्स नेगेटिव डायरेक्शन में। ये कुल मिलाकर बात करें तो हमें कुछ इस तरीके का हिस्टेरिसिस ग्राफ दिया गया है, जिसको अपन BH कर्व के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम BH वक्र के नाम से भी जानते हैं बेटा, BH वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो यही था आज का हमारा पूरा चैप्टर बेटा, और आसान चैप्टर था, थ्योरेटिकल चैप्टर था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल चैप्टर भी था। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ो, सारे फॉर्मूले याद करो और इसके सारे सवाल लगा दो। ठीक है। और फिर बाद में ये जो चुंबकीय पदार्थ हैं इनको एक बार एनसीईआरटी से भी गो थ्रू कर लो, ताकि कोई थ्योरेटिकल सवाल पूछ ले तो वो हमसे गलत ना। ठीक है। जो थ्योरेटी की जो चीजें होती है थोड़ी बहुत वो बताता जाऊंगा कौन कौन से एनसीईआरटी से तुम्हें पढ़नी चाहिए। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।